कभी सोचा है कि अगर भारत की आज़ादी का रास्ता गांधी जी के अहिंसक आंदोलन से नहीं बल्कि एक फौजी बगावत से तय होता तो क्या होता? आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस और उनकी इंडियन नेशनल आर्मी की। ये कहानी है एक ऐसे रास्ते की जो दृढ़ विश्वास, संघर्ष और हाँ, विवादों से भी भरा था। इस पूरे कहानी को समझने के लिए हम इन कुछ खास पड़ावों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे कि आज़ादी के दो रास्ते कौन से थे, फिर जानेंगे एक विद्रोही यानी बोस के उदय के बारे में, उनके हैरतअंगेज पलायन और विदेशी गठबंधनों के बारे में, और फिर आज़ाद हिंद फौज का गठन, दिल्ली की ओर उनका मार्च, और आखिर में हम बात करेंगे उनकी विवादित विरासत पर। देखिए, सुभाष चंद्र बोस के रास्ते को समझने के लिए हमें पहले उस दौर को समझना होगा जिसमें वो पले बढ़े। उस वक्त भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में साफ साफ दो अलग अलग सोच थी, और हमारी कहानी बस यहीं से शुरू होती है। तो शुरू में इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो दल थे। एक तरफ थे नरमपंथी, जिन्हें लगता था कि चिट्ठियां लिख के, मीटिंग्स करके धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार से सुधार हासिल किए जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ थे गरमपंथी। उनका मानना था कि नहीं, आज़ादी ऐसे नहीं मिलेगी, इसके लिए सीधी कार्रवाई करनी होगी, बहिष्कार करना होगा, हड़ताल करनी होगी। और गरमपंथियों की इसी भावना को बाल गंगाधर तिलक के इस नारे ने आवाज दी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस पूरी पीढ़ी की आवाज थी जो अब और इंतजार करने के मूड में नहीं थी। इसने राष्ट्रवाद की आग को और भड़का दिया था। तो इसी वैचारिक जमीन पर आगे चलकर आज़ादी के दो बड़े रास्ते बने। एक था महात्मा गांधी का अहिंसा का रास्ता, और दूसरा था सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं का जो मानते थे कि जरूरत पड़ने पर हथियार भी उठाने पड़ेंगे। मंजिल एक ही थी, आज़ाद भारत, पर रास्ते बिल्कुल अलग थे। तो आखिर ये सुभाष चंद्र बोस थे कौन, और ऐसी क्या वजहें थीं कि उन्होंने आज़ादी के लिए एक बिल्कुल अलग, एक अनूठा रास्ता चुना? चलिए जानते हैं। बोस कोई आम इंसान नहीं थे, वो बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली थे। सोचिए, इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस, जो उस समय किसी भी भारतीय के लिए सबसे ऊंचा पद था, उसमें उन्होंने चौथी रैंक हासिल की और फिर उसे ठुकरा दिया आज़ादी की लड़ाई में कूदने के लिए। ये फैसला ही बताता है कि वो सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, बल्कि उसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। बोस का गांधी जी के अहिंसक तरीकों से गहरा मतभेद था। उन्हें लगने लगा था कि सिर्फ सत्याग्रह और बातचीत से आज़ादी नहीं मिलने वाली, और बस इसी सोच ने उन्हें एक ज्यादा आक्रामक और सीधी कार्रवाई वाली रणनीति की तरफ धकेल दिया। अब चलते हैं उनकी कहानी के सबसे नाटकीय, सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ, ब्रिटिश भारत से उनका बच निकलना। जनवरी 1941 में बोस ने वो कर दिखाया जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। वो कलकत्ता में अपने ही घर में नजरबंद थे, जहां से वो भेष बदलकर निकल भागे, और फिर शुरू हुई एक खतरनाक यात्रा जो उन्हें अफगानिस्तान, रूस से होते हुए जर्मनी और फिर जापान तक ले गई। मकसद अंग्रेजों के खिलाफ सहयोगी ढूंढना। जर्मनी में उनका वक्त बहुत अहम था और हाँ, विवादास्पद भी। यहीं पर उन्होंने भारतीय युद्धबंदियों को इकट्ठा करके मुक्ति सेना बनाई, और यहीं से उन्होंने जय हिंद का वो नारा दिया जो आज पूरे भारत की पहचान है। लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त, इस नीति पर चलते हुए वो हिटलर के दरवाजे तक भी पहुंच गए। तो अब कहानी का मंच यूरोप से हटकर दक्षिण पूर्व एशिया में आ गया था, और यहीं पर बोस ने एक ऐसे आंदोलन की कमान संभाली जो उनकी सबसे बड़ी पहचान बनने वाली थी। आईएनए यानी आज़ाद हिंद फौज पहले से ही मौजूद थी। ये उन भारतीय सैनिकों की फौज थी जिन्हें युद्धबंदी बना लिया गया था और जो अब अंग्रेजों से लड़ने को तैयार थे। लेकिन उन्हें एक करिश्माई लीडर की जरूरत थी, और सुभाष चंद्र बोस के रूप में उन्हें अपना वो कमांडर मिल गया। सिंगापुर में बोस ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ फौज की कमान नहीं संभाली, बल्कि आज़ाद हिंद सरकार के नाम से एक निर्वासित सरकार ही बना डाली। और इस सरकार ने आते ही ब्रिटेन और अमेरिका जैसी महाशक्तियों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। और फिर आया वो नारा जिसने इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक वादा था, एक जुनून था। इस एक आवाज़ ने हजारों लोगों को आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार कर दिया। और ये वाकई में एक क्रांतिकारी कदम था। जरा सोचिए, उस जमाने में जब महिलाओं को लड़ाई से दूर रखा जाता था,
बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट बनाई, जो पूरी तरह से महिलाओं की एक लड़ाकू यूनिट थी। ये उनकी दूर की सोच और भारतीय महिलाओं की ताकत पर उनके विश्वास का सबसे बड़ा सबूत था। तो अब फौज तैयार थी, सरकार बन चुकी थी, एक ही मंजिल थी, दिल्ली, और एक ही युद्ध घोष था, चलो दिल्ली। आईएनए का ये अभियान उम्मीद और जोश से लबरेज था। उन्होंने भारतीय जमीन पर कदम रखा, मोइरंग में तिरंगा फहराया। वो एक ऐतिहासिक पल था। लेकिन ये जीत ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। भारी बारिश, जापान से मिलती मदद में कमी और दूसरे विश्व युद्ध का पासा पलटने से उनका दिल्ली पहुंचने का सपना अधूरा ही रह गया। उनकी हार की एक बड़ी वजह अंदरूनी कलह भी थी। आईएनए सिर्फ अंग्रेजों से ही नहीं लड़ रही थी, बल्कि वो अपने जापानी साथियों से बराबर के हक और सम्मान के लिए भी जूझ रही थी। इस भेदभाव ने सैनिकों का मनोबल बुरी तरह तोड़ दिया था। आईएनए भले ही सैन्य तौर पर भारत को आज़ाद नहीं करा पाई, लेकिन इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल में असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। बोस का अंत भी उनकी पूरी जिंदगी की तरह रहस्य और विवादों से घिरा रहा। लेकिन जहां बोस की कहानी पर पर्दा गिरा, वहीं उनकी फौज आईएनए का असर भारतीय इतिहास में बस शुरू ही हो रहा था। देखिए, आईएनए भले ही जंग के मैदान में हार गई, पर उसने एक ऐसी मनोवैज्ञानिक जीत हासिल की जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। जब आईएनए के सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चला, तो पूरा देश उनके समर्थन में खड़ा हो गया और अंग्रेजों को ये साफ साफ समझ आ गया कि अब वो भारतीय सैनिकों की वफादारी पर भरोसा नहीं कर सकते। और यही उनकी असली जीत थी। तो अंत में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसे नेता और एक ऐसी सेना के बारे में जिन्होंने आज़ादी के लिए एक अलग और कहीं ज्यादा खतरनाक रास्ता चुना था। अगर हालात जरा भी अलग होते तो भारत का इतिहास आज क्या होता?